सीरिया का गृह युद्ध फिर से चर्चा में है जब एक नए विद्रोही गठबंधन ने अचानक हमला करके देश के सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। ये पहली बार है जो विपक्षी ताकतों ने 2016 के बाद से अलेप्पो में क्षेत्र पर कब्जा किया। सीरिया में जो युद्ध ऐसा लगता है सिर्फ पॉज हुआ था, अब फिर से किसी ने स्टार्ट बटन दबा दिया है। नए विद्रोही गठबंधन में इस्लामवादी गुटों से लेकर उदारवादी जैसे विपक्षी ताकतें भी शामिल हैं। इनका नेतृत्व हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS कर रहा है, जो सीरिया में अल-कायदा से जुड़ा एक पूर्व संगठन है जो पहले अल नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था। मौजूदा स्थिति की बात करें तो विद्रोही एक कमजोर सरकार का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि रूस और ईरान अन्य संघर्षों में उलझे हुए हैं, जो कि इस सरकार का सबसे बड़ा समर्थक है। अलेप्पो को खोना असद की सेना के लिए एक बड़ा झटका है। ये शहर जो कभी सीरिया का सबसे बड़ा और आर्थिक केंद्र था, 2016 से सरकारी नियंत्रण में था। विद्रोहियों के फिर से जमीन पर कब्जा करने से संघर्ष में व्यापक बदलाव हो सकते हैं। साल 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ। लड़ाई विद्रोही समूहों और असद सरकार के बीच थी। सरकार के विरोधी गुटों का कहना था कि वो महंगाई करप्शन के खिलाफ है। पहले सड़क पर आंदोलन शुरू हुआ, जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया। जल्द ही इसमें मिलिटेंट्स शामिल हो गए। इनमें से कुछ मिलिटेंट वो थे जिन्हें आतंकी समूहों का सपोर्ट था, जैसे हयात तहरीर अल शाम को अल-कायदा का समर्थन था। लड़ाई सरकार और जनता के बीच नहीं थी, बल्कि इसमें खासा घालमेल हो चुका था। 12 साल पहले सीरिया के राष्ट्रपति के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विद्रोह एक बड़े पैमाने पर गृह युद्ध में तब्दील हो गया। इस संघर्ष में 5 लाख लोग मारे गए, शहर तबाह हो गए और दूसरे देश भी इसमें शामिल हो गए। युद्ध से पहले कई सीरियाई लोग बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राष्ट्रपति असद के शासन में स्वतंत्रता की कमी से निराश थे, जिन्होंने 2000 में अपने पिता से सत्ता संभाली थी। 2011 में डेरा में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जो आसपास के देशों में विद्रोह से प्रेरित थे। जब सरकार ने हिंसा का जवाब दिया तो विरोध फैल गया और स्थिति गृह युद्ध में बदल गई। विपक्षी समूह ने हथियार उठा लिए और असद ने उन्हें विदेशी समर्थित आतंकवादी कहा। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता गया, विदेशी देश और ISIS और अल-कायदा जैसे चरमपंथी समूह भी इसमें शामिल होते गए, जिससे हालात और खराब होते गए। इस बीच सीरिया के कुर्द, जो स्वशासन चाहते हैं, ने पहले से ही जटिल युद्ध में एक और परत जोड़ दी। सीरिया इस सरकार को मुख्य रूप से रूस और ईरान का समर्थन हासिल है, जबकि विद्रोहियों को तुर्की, UAE, सऊदी अरब और यहाँ तक कि US का भी सहयोग मिलने लगा। सरकार समर्थक गुटों में रूस सबसे ऊपर था, जो राष्ट्रपति बशर अल असद को सपोर्ट करता है, जिसने अभी की मौजूदा स्थिति में हयात तहरीर अल शाम पर एयर स्ट्राइक भी की थी। यही संगठन है जिसने अलेप्पो शहर पर ऐसा हमला किया कि 2024 में एक बार फिर गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। रूस, जिसके सीरिया में सैन्य अड्डे हैं, ने 2015 में असद की मदद के लिए हवाई हमले शुरू किए, जिसने युद्ध को उसके पक्ष में मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि रूस का दावा है कि ये केवल आतंकवादियों को निशाना बनाता है, लेकिन एक तर्क ये भी दिया जाता है कि नियमित विद्रोहियों और नागरिकों को निशाना बनाता है। इसके अलावा भी रूस इस देश की मानवीय मदद करता रहता है। जैसे साल 2022 में रूस के विदेश मंत्रालय ने दावा किया था कि उसने सीरिया को 5,500 टन खाद्य सप्लाई भेजी थी। ईरान ने भी असद की सहायता के लिए हिजबुल्लाह जैसे समूहों के साथ इराक, अफगानिस्तान और यमन से शिया मिलिशिया के साथ साथ सेना और अरबों डॉलर भेजे हैं। ईरान और रूस मिलकर अभी के हालात में सीरिया की मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने शुरू में उदारवादी विद्रोहियों को हथियार दिए, लेकिन जिहादी समूह के कब्जे में आने के बाद गैर घातक सहायता पर स्विच कर दिया। अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने भी हवाई हमले किए हैं और ISIS से लड़ने के लिए कुर्द और अरब मिलिशिया यानी कि SDF का समर्थन किया है। तुर्की विपक्ष का समर्थन करता है, मुख्य रूप से कुर्द YPG मलेशिया को रोकने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे वो तुर्की में प्रतिबंधित कुर्द विद्रोही समूह से जुड़ा हुआ मानता है। सऊदी अरब, जो शुरू में ईरान का मुकाबला करने के लिए विद्रोहियों का समर्थन कर रहा था, अब असद के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। इजराइल सीरिया में इसलिए एक्टिव है क्योंकि वो हिजबुल्लाह और ईरान के असर को कम करना चाहता है। 2011 में छिड़े गृह युद्ध में रूस से लेकर ईरान और तुर्की से लेकर अमेरिका तक सबकी अपनी अपनी जरूरतें थी, जिससे वो इस या उस पार खड़े थे। हालांकि इससे हुआ ये कि सीरिया ग्लोबल ताकतों के लिए जोर आजमाइश का मैदान बन गया। कई सालों बाद शांति आई तो लेकिन मिलिटेंट्स अब भी जमीन पर एक्टिव थे। उन्हें विदेशी साथ भी मिल रहा था, जैसे तुर्की विद्रोहियों के सहयोगी है,
जो चाहता है कि इस देश में उसका राजनीतिक असर बढ़े ताकि ईरान या बाकी देश कमजोर हो सके। एक वजह और भी है, लड़ाई के दौरान लाखों सीरियाई लोगों ने तुर्की में शरण ली। अब वो उन्हें उनके देश वापस भेजना चाहता है, जो तभी संभव है जब सीरिया में सेफ जोन तैयार हो सके। ये सरकार के खिलाफ विद्रोहियों की मदद करता है। इसके कई धार्मिक और राजनीतिक कारण भी है। तुर्की एक सुन्नी बहुल देश है, जबकि असद सरकार अलावी समुदाय जो कि शियाओं में आता है। वे दूसरी तरफ रूस का यहाँ होना उसके लिए अपने आप में मजबूत जमीन है। दोनों का रिश्ता कोल्ड वॉर के समय से है, जब अमेरिका के पाले में ज्यादातर देश जा चुके थे। सीरिया के जरिए रूस मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी मजबूत रखकर अमेरिका को चुनौती दे सकता है। इसके अलावा कई रणनीतिक फायदे भी हैं, जैसे यहाँ टाटर्स और हमेमिम में रूसी सैन्य ठिकाने हैं। इनके जरिए मॉस्को भूमध्य सागर में अपनी उपस्थिति बनाए रख सकता है। फिलहाल सीरिया एक बार फिर गृह युद्ध की आग में धधक रहा है, जिसमें अमेरिका, तुर्की, ईरान से लेकर रूस तक सभी देश कूद गए हैं और इसका अंजाम क्या होगा, ये अभी कह पाना मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।